चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड दिस क्वेश्चन इज अबाउट पॉलिटी। क्वेश्चन है वाई द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज कॉल्ड एज द रिविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? दिस इज द क्वेश्चन। सो हाउ वी कैन राइट द आंसर, राइट? तो देखिए इसका एक क्रक्स दे दीजिए, जैसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो 1976 में आया था और इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, जाना जाता है। और ये इमरजेंसी के दौरान इसको इनेक्ट किया गया था और इसके माध्यम से लार्ज स्केल पर चेंजेस लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। सो दिस द लाइक स्मॉल इंट्रोडक्शन, राइट? एक से या दो लाइन में लिखना होता है। अब एकदम की पॉइंट लिखिए कि रिवीजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, राइट? तो यहाँ पे एक हेडिंग बनाई है बढ़िया सी, देखिए की चेंजर बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट, 1976 का। ऑल्दो वी हैव रिटन हियर सो डोंट नीड टू राइट अगेन एंड अगेन, राइट? सो पहला पॉइंट कि इस अमेंडमेंट ने प्रीएम्बल को भी अमेंड किया था और 3 वर्ड जोड़ा गया था जिनका नाम है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, राइट? इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि इंक्लूजन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ का इंक्लूजन किया गया था और इसमें आर्टिकल 51A को इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि पार्ट 4A में, ये पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी दे रखी है, आपको पता ही है। ये बेसिकली क्या कहता है, फोस्टिंग द सेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द सिटीजन, ये चीज़ को लेके लेके आया था इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने, राइट? इसके अलावा तीसरा पॉइंट है कि एक्सपेंशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ लाइक DPSPs, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, और इसके माध्यम से 3 नए आर्टिकल जोड़े गए थे। पहला आर्टिकल 39A जो बोलता है कि लीगल फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है। दूसरा आर्टिकल जोड़ा था कि आर्टिकल 43A जो कि पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज़, ठीक है, इसके बारे में ये 43A। और आर्टिकल 48A बेसिकली प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट के बारे में। तो ये DPSP को भी इन्होंने लाइक अमेंड किया। इसके बाद में जुडिशियल रिव्यू की जो पावर होती है उसको कर्टेल किया था, राइट? और जो रिट जुरिस्डिक्शन उसको भी कर्टेल किया था, किसके माध्यम से? बाय अमेंडिंग द आर्टिकल 32 एंड 131 एंड 226, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो सब्जेक्ट थे स्टेट लिस्ट में उससे ट्रांसफ़र कर दिया था कॉन्करेंट लिस्ट में, जैसे कि एजुकेशन एंड फॉरेस्ट। इससे बेसिकली क्या हुआ, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी थी वो बढ़ गई थी, राइट, इन द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट में। सो बेसिकली इट इज़ लाइक काइंड ऑफ आई वुड से कि द सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी थी, इजंट इट? इसके अलावा एक्सटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव टर्म्स, और जो टर्म था उसको 5 से 6 साल बढ़ा दिया था। मतलब 5 साल के लिए अगर MP और MLA चूज़ किए जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि अब से 6 साल के लिए होंगे, राइट? अभी तो बेसिकली 5 साल के लिए होते, बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके माध्यम से 6 साल का किया गया था, राइट? तो बेसिकली ये एक इलेक्शन साइकिल है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस उसको इम्पैक्ट किया था नेगेटिवली। इसके अलावा ट्रिब्यूनल का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था और इसमें पार्ट 14A को जोड़ा गया था। तो ट्रिब्यूनल्स बेसिकली क्या करती है, जो कि पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयमेंट होते हैं और उससे संबंधित कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजोल्व करने का काम करती है। फिर मॉडिफिकेशन ऑफ द इमरजेंसी प्रोविज़न था, इसको भी मॉडिफाइड किया था। इसमें बेसिकली प्रेसिडेंट की पावर थी और द स्टेट इमरजेंसी, आई वुड से कि स्टेट इमरजेंसी मतलब लाइक प्रेसिडेंट रोल, उसमें इसको पावर को और भी इंक्रीज़ कर दिया गया था, राइट? इसके बाद चेंज इन दी पावर इन द डायनेमिक्स, जैसे कि प्रेसिडेंट बाउंड टू एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट। उन्होंने बोला कि भाई साहब कैबिनेट ने जो बोला है वो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। सो हालांकि ये चेंजेस लाए गए थे उसको 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि किस में आया था 1978 में, उससे मॉडिफाई करने की कोशिश की, जो भी चेंजेस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था उसमें। लेकिन फिर भी अभी देखते हैं कि एक ये हिस्टोरिकल मूवमेंट था और ये बहुत ही अभी हिस्टोरिक मूवमेंट रहता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सो दिस was the like one of the answers that can be written in a like systematic way. So thanks for watching this video. Have a nice day.